तो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यार नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस देखने वाले हैं और एब्जॉर्प्शन का कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, यह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एनिमेशन के साथ देखने वाले हैं। और तो और जितने भी एग्जाम्पल हमने इसमें लिए हैं वो डेली लाइफ से लिए हैं, जो आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा और जल्दी याद करने में हेल्प भी करेगा। राइट, तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेक्चर को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डालो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है और एसोसिएटेड ग्लैंड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है और करता क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हमने क्या किया? रोटी खाया। हम कहाँ पर से खाते हो? सिंपल सी बात है, माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट होता है। और वो फूड जो होता है कहाँ पर जाएगा? हमारा ओइसोफेगस के पास जाता है, जिसको अपन फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप से होकर के फिर स्टमक के पास जाता है। स्टमक के पास जो होता है फिर डाइजेशन कंप्लीट होता है, पर पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता। तो कुछ डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, पर अभी इतना कुछ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यहाँ के बाद डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। तो देखो यार, जितना भी यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन भी होगा। और एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? ब्लड के पास पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड को ही तो देना है, क्योंकि ब्लड ही तो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? टिश्यूज़ में जाएगा और टिश्यू से फिर सेल में जाएगा। और इस तरह से हमें जो है एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो फूड से मिलता है। तो इनडायरेक्टली हम कनेक्टेड हैं फूड से। तो यार फूड तो खाना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। और अगर हम बात करें सेल की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। पर अभी आप स्ट्रक्चर मत देखो, क्योंकि हम इसको भी क्लियर करेंगे पर सेल बायोलॉजी में, और उस टाइम मज़ा भी आएगा। अभी आधा अधूरा पढ़ के क्या ही समझ आएगा। ओके, चलो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तीन चीज़ हमें देखने को मिलता है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जुजेनम, तीसरा इलम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो उसके अंदर भी आता है तीन चीज़, सीकम, कोलोन और रेक्टम। राइट। सीकम जो होता है वो ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेन्स भी होते हैं। और इसके अंदर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको अपन वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि जो हमारे पास है तो सही, पर उसका कोई काम नहीं है। बोलो सर, हमारे अगर बॉडी के अंदर वो काम नहीं है, तो क्या हम अगर उसको सर्जरी के थ्रू अगर उसको हम रिमूव कर दे बॉडी से, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं? तो बिल्कुल कुछ हम जिंदा रह सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। खैर ये सब हमारे टॉपिक में नहीं था, पर इतना आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। राइट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अपन ने सीकम का काम समझ लिया। अगर हम बात करें कॉलोन की, तो कॉलोन जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन जो होता है सिग्मोइड शेप का होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो ऊपर की तरफ जो कॉलोन जा रहा है उसको कहेंगे असेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे, तो नीचे वाला जो कॉलोन है उसको कहेंगे डिसेंडिंग कॉलोन। उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन देख सकते हो। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कि दो लाइन को एक जगह ज्वाइंट करना। तो देख लो यार, जो ज्वाइंट कर रहा है वही हो गया क्या? ट्रांसवर्स कॉलोन। तो इस तरह से अपन डायग्राम भी क्लियर कर लिए और तो और समझ भी लिए। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स था। अब एक एक करके बात करते हैं। हम कहाँ पर थे? डाइजेशन पे। तो देखो, और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? माउथ पे। तो माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी। इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और ऑरल कैविटी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बक्कल कैविटी के अंदर दो चीज़ देखने को मिलता है, पहला टीथ, दूसरा टंग, जैसा कि हमने बताया था। टीथ जो होता है इसके तीन टाइप से आपको देखने को मिलेगा। पहला है थीकोडोन। थीकोडोन कहता है कि जो टीथ होते हैं हमारे वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन से इम्बेडेड होते हैं। दूसरा है डाइफ्यूडोन। डाइफ्यूडोन कहता है कि हमारे लाइफ में दो बार दांत आता है। बिल्कुल, ये आपने देखा ही होगा, बचपन में आपका दांत टूटा था क्या? बिल्कुल, उस दांत को हम क्या कहते थे? दूध का दांत कहते ही थे ना, बचपन में तो सब यही कहते थे। बिल्कुल, उस टीथ को हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। अगर हम बात करें हमारे लाइफ में जो दूसरा दांत आता है वो परमानेंट होता है, जो कि हमारे एडल्ट में आता है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा यार। आगे बात करते हैं। आगे होता है एक हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट ये बताता है कि हमारे जो दांत है वो चार टाइप के होते हैं।
पहला है इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। अब बोलोगे सर एक एक करके बताओ, इसका बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। इंसीजर जो होता है वो कुछ काटने का काम करता है, राइट। कैनाइन जो होता है वो टीयरिंग करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को हम फाड़ते हैं, जैसे कि रैपर ही फाड़ लो, तो वो जो दांत होता है जो कि एनिमल टीथ बोल दो, उसी को कहते हैं कैनाइन। और प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हमने नाम पढ़ा है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, इसका कुछ एग्जाम्पल दो तो समझ में आए। तो चलो एग्जाम्पल का एक फॉर्मूला ही बताता हूँ आपको, जिसका नाम है डेंटल फार्मूला। ये है एडल्ट के लिए अलग होता है और चाइल्ड के लिए अलग होता है। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है, ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों हो रहा है, एक क्यों नहीं? तो यार हमारे छोटे में क्या 32 दांत होते हैं क्या? नहीं होते। एडल्ट होते हैं तभी तो 32 दांत आता है ना, बिल्कुल। तो छोटा में कौन सा, कोई एक दांत तो मिसिंग होगा ना। चलो आप ही बताना मेरे को कि कौन सा दांत मिसिंग होता है। पहला दिया गया है एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए फॉर्मूला है 2123 डिवाइड बाई 2123। 2 का मतलब हो रहा है यहाँ इंसीजर, 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर होते हैं। एक तरफ इधर नीचे भी उसी तरह आएंगे, नीचे भी 2 दांत जो होगा वो इंसीजर होगा, एक कैनाइन होगा, एक प्रीमोलर होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर्स होंगे। टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो ऊपर 8 नीचे 8 16। अब उसी तरह अगर राइट की तरफ ये हैं तो लेफ्ट की तरफ भी 16 होंगे, तो हो जाएगा 16 + 16 = 32। इतना तो कैलकुलेट करना आता ही होगा, ठीक है सर। अब बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2120 डिवाइडेड बाई 2120। अब बताओ आप इसमें से कि कौन सा दांत मिसिंग होता है हमारे बचपन में? राइट आंसर है मोलर। हाँ, अब आप, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि आपने कैश जीत लिया, पर हाँ यार मेरा दिल जीत लिया आपने इस आंसर का जवाब दे करके। 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गए प्रीमोलर्स, लेकिन मोलर एब्सेंट होते हैं बचपन में, ये दांत नहीं आता। तो आप कैलकुलेट करके मेरे को बताना कि हम एडल्ट होने से पहले हमारे में कितने दांत होते हैं। और अगर आपने सही आंसर दे दिया, इसका मतलब आप नीट क्रैक करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, ये नीट 2019 में पूछा गया था। अरे यार मैं जोक नहीं मार रहा, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो कर लो यार, तो भी यही जाता है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टंग। टंग की बात करें तो ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। हम सबको पता है, इसको हम कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट नहीं कर पाते तो हम सही से बोल भी नहीं पाते हैं, राइट। चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो टंग होता है ये फ्रेनम के थ्रू हमारे ओरल कैविटी से अटैच होता है। आपको यहाँ पर फिगर भी दिख रहा होगा, जहाँ पर 2 लिंगुअल दिख रहे होंगे। एक तो है आपको लाइवल फ्रेनम जो ऊपर की तरफ है, और एक होता है बीच में, उसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम। इसके थ्रू ही ओरल कैविटी से ये टंग अटैच होता है, राइट। अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो होता है, जो अपर सरफेस होता है टंग का, वहाँ पर पेपलरी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू अपन टेस्ट को पहचानते हैं। हमें तीखा लग रहा है या मीठा लग रहा है, उस सबको जो होता है टेस्ट बट आगे ही प्रेजेंट होते हैं उस पेपलरी के पास, जो कि हमारे टेस्ट को सेंस करके हमें बताते हैं। वरना अगर टेस्ट को सेंस नहीं करते तो यार सोचो, तो अगर हम मिर्चा खाते हैं और हम बोलते हैं मीठा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। बिल्कुल। अभी तक हमने जितना कुछ प्रोसेस देखा ना, ये सब कुछ आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि तभी से हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ग्लैंड तक नहीं पहुंचे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को अब हम मेन टॉपिक पर ले जाते हैं, जो कि है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जी हाँ, अब इसको हम कट करके देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब ये फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो जब उसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, समझाता हूँ। देखो सबसे पहला लेयर आपको दिख रहा होगा सेरोजा। क्या दिख रहा है? सेरोजा दिख रहा होगा। ये सेरोजा जो होता है ये मेसोथेलियम का बना होता है, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। अगर हम बात करें उसके अंदर का लेयर, तो उसके अंदर का लेयर होता है मस्कुलरिस, जो कि स्मूथ मसल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका इनर में सर्कुलर होता है, आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और कुछ कुछ रीजन जो होता है ये उसके अंदर ऑब्लिगेटरी मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें सब म्यूकोजा की, तो सब म्यूकोजा जो होता है इसके अंदर ही नर्व वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होता है। सोच रहे होगा ना सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठहरो यार, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, पर ये टॉपिक तो पहले क्लियर कर लें। बिल्कुल।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी है मैंने कि जो ड्यूडेनम हमने देखा था, याद करो कहाँ पर देखा था, ड्यूडेनम, जुजेनम और ईलम, ये तीनों के तीनों कहाँ पर आ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ रहे थे। तो बिल्कुल वो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसको अपन सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम भी कहते हैं। हम नहीं कहते, एनसीईआरटी कहता है, तो मैंने लिख दिया है। अब तभी से हम ग्लैंड ग्लैंड कर रहे हैं, तो बहुत जन कंफ्यूज हो जा रहे हो यार ग्लैंड करता क्या है। देखो यार, ग्लैंड दो ही चीज़ को सीक्रेट कर सकता है, पहला हार्मोन, दूसरा एंजाइम। देखो एंजाइम को पहचानना बहुत ईजी होता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा प्रोटीएजेस, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, मैं बताता हूँ। प्रोटीएजेस से आप समझ रहे होगे, पहला जो प्रोटी वर्ड है, प्रोटी से एक वर्ड कोरिलेट कर सकते हो, प्रोटीन। कोरिलेट हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है, उसी एंजाइम को कहते हैं प्रोटीएजेस। तो एंजाइम में या तो लास्ट में IN लगा हुआ होगा, या तो ESE लगा हुआ होगा, या फिर ASE लगा हुआ होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि हाँ वो एंजाइम है, और ASE के आगे जो भी वर्ड होगा वही उसके लिए वो एंजाइम फॉर्म हुआ है, ये वो बताता है। अब अगर मैं कहूँ कि डीएनएज मैंने लिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे होगे कि ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जिसको कहा गया है डीएनएज। बिल्कुल, देखो यार, ट्रिक के थ्रू आपने एक अच्छा खासा चीज़ पढ़ लिया, राइट। अब तो ये एंजाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो बात बात में ही है, देखो हमने एंजाइम को भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक छोटा सा मैंने नोट बनाया है, जितना तो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं अभी बताने वाला हूँ। ये जो स्टमक है, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है म्यूकोजा। क्या होता है? म्यूकोजा। ये म्यूकोजा का काम पता है क्या है? ग्लैंड को सिक्रीट करना। अब कौन सा ग्लैंड को सिक्रीट करता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रीट करता है, लेकिन उसके अलावा ये रुगई का फॉर्मेशन भी करता है। रुगई जो होता है ना, वो इरेगुलर फॉल्ट्स होते हैं, एकदम अजीब टाइप का दिखता है, उसको कहते हैं रुगई। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। यह स्टमक किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि म्यूकोजा जो होता है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास भी प्रेजेंट होता है। अब ये म्यूकोजा जो होता है ना, ये आगे जा कर के फिंगर लाइक प्रोजेनी को फॉर्म करती है, जिसको अपन विलाई के नाम से जानते हैं। और वो विलाई जो होता है, आपका स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, तो देखो मैंने जो बनाया ना उसको देखो, ताकि आप अच्छे से थोड़ा समझ सको, है ना। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है ये डायग्राम बनाने में, क्योंकि देखो बनाना इजी है पर समझाना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो है विलाई। बिल्कुल ठीक है। विलाई के आउटर, देखो आउटर लेयर में देखना, एक ब्रश लाइक बॉर्डर अपीयरेंस दिख रहा होगा, उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। और इसी विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई की जाती है। तो आप कोरिलेट कर सकते हो जहाँ पर हमने सब म्यूकोजा का टॉपिक पढ़ा था। बिल्कुल हो रहा है ना कोरिलेट? हाँ यार, होगा क्यों नहीं, बता कौन रहा है, मैं ना। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था कि विलाई जो होता है, ये आगे जा कर के एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को फॉर्म करता है, जिसको अपन माइक्रोविलाई कहते हैं। क्लियर है? तो यार यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होगा। एक छोटा सा ट्रिक और मैंने बनाया, उसको समझो। लिम्फ जो होता है ना, इसके अंदर लैक्टियल प्रेजेंट होता है। अब इसको याद रखेंगे, ट्रिक देखो क्या है। लिम्फ के अंदर WBC की सप्लाई होती है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट यहाँ पर कॉमन है, वाइट को पकड़ लिया अपन ने। वाइट क्या होता है? मिल्क होता है। मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एसिड के थ्रू? लैक्टिक एसिड के थ्रू। तो यहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हो कि लैक्टिक, लैक्टियल, लैक्टिक और लैक्टियल। तो इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और ट्रिक के थ्रू आपको ये भी याद रहेगा कि लिम्फ के अंदर लैक्टियल का फ्लो होता है। तो यहाँ तक अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो अभी तक यार लाइक कर दो, और लाइक के अलावा सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो, लगे हाथ।